गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो अपन आज की क्लास में पूरा रिवीजन करेंगे इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ तीन टर्म्स आ रही है। एक आ रहा है इंसॉल्वेंसी, एक आ रहा है बैंकरप्सी और एक आ रहा है कोड। जनरली आपने बाकी सब पढ़ा होगा तो उसमें एक्ट आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पढ़ा होगा, फेमा एक्ट पढ़ा होगा, पर यहाँ आ रहा था कोड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर कोड का क्या मतलब होता है। कोड एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। यानी कि इस पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये एक पूरा प्रोसीजर, एक साइकिल है कि उसमें कैसे वर्क करता है, ठीक है। अपन पूरी साइकिल समझेंगे आखिर इसमें क्या होता है, ठीक है। जनरली एक्यूमुलेट वेरियस लॉस रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। एक और इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर सारे वेरियस लॉस रूल्स रेगुलेशंस वो सब है। यानी कि इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट आए थे, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। प्रायर टू आईबीसी, यानी कि शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो आईबीसी आने से पहले लॉ वाज फेवरिंग डेटर, ठीक है। अब यहाँ अपन दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक अपन ले लेते हैं रिलायंस का और एक अपन ले लेते हैं एसबीआई बैंक का, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो पहले आईबीसी 2016 में आया था, और 2016 से पहले क्या होता था, लॉ वाज फेवरिंग डेटर। यानी कि आज अगर मान लो एसबीआई ने लोन दिया रिलायंस को 20,000 करोड़ का, ठीक है। अब अगर रिलायंस वापिस एसबीआई को लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो लो किसके फेवर में था, लो रिलायंस के फेवर में था, ठीक है। नहीं, रिलायंस रिपे नहीं कर रहा ना लोन, तो भी रिलायंस के फेवर में था। क्यों? क्योंकि एसबीआई बैंक के पास क्या ऑप्शन था कि वो कोर्ट में जाए। कोर्ट में 10 साल लग जाते थे रिकवरी करने में, और अगर फिर भी रिकवरी नहीं करता, फिर 10 साल बाद जाके फैसला आता था कि रिलायंस कंपनी पे नहीं कर रही तो उसके एसेट सेल कर दो, और जो एसेट सेल करके आएगा वो एसबीआई बैंक को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना 10 साल का टाइम पीरियड लग जाता था। पर आईबीसी आने के बाद क्या हुआ, लो फेवर्स क्रेडिटर्स। आईबीसी आने के बाद बैंक के फेवर में हो गया, यानी कि क्रेडिटर्स के फेवर में हो गया। अपन एग्जांपल में देखें तो एसबीआई बैंक के फेवर में हो गया। कैसे हो गया? अब क्या ये आईबीसी क्या बोलते हैं कि अगर रिलायंस पे नहीं कर रहा ना लोन, तो क्या करो, जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, ठीक है, उस दिन लोन रिपेमेंट नहीं कराना है रिलायंस ने एसबीआई को, तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन की सुबह एसबीआई बैंक उस कंपनी को चलाएगा। एसबीआई बैंक जाके रिलायंस को चलाएगा। अभी रिलायंस कौन चला रहा था उससे पहले? रिलायंस के डायरेक्टर्स चला रहे थे। अब रिलायंस के डायरेक्टर्स नहीं चलाएंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स के काम को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जिन्होंने कंपनी बनाई वो खुद ही अपनी कंपनी को नहीं चला सकते अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया लोन रिपेमेंट में। तो अब कौन चलाएगा? एसबीआई बैंक अथॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। वो अथॉरिटी क्या करेगी, आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगी और वो रिलायंस कंपनी को चलाएगा, ठीक है। या तो एक ऑप्शन है कि रिलायंस बैंक का लोन रिपेमेंट कर दे, ठीक है। लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा तो क्या होगा, एसबीआई बैंक जाएगा अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो फैसला सुनाएगी, ठीक है। पूरा सीआईआरपी प्रोसेस लागू होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, ठीक है। वो जाके रिलायंस को चलाएगा, ठीक है। और वो रिलायंस को जब तक चलाएगा जब तक रिलायंस कंपनी एसबीआई बैंक का लोन रिपेमेंट नहीं कर देती, ठीक है। पर आईबीसी से पहले ऐसा नहीं होता था, फिर कोर्ट में ही जाना पड़ता था। उससे पहले ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। आईबीसी आने के बाद ये हो गया, ठीक है, कि कंपनी का वाइंड अप मत करो। जैसे कि रिलायंस का वाइंड अप मत करो अगर कंपनी रिलायंस के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है तो, ठीक है। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, वो हो सकता है कंपनी को इतना प्रॉफिटेबल बना दे 2-4 साल के अंदर ही कि वापस एसबीआई बैंक को लोन का रीपेमेंट मिल जाए, ठीक है। और फिर वापस वो डायरेक्टर के हाथों में वो सौंप दी जाएगी कंपनी, क्योंकि बैंक को तो पैसा मिल गया ना एसबीआई बैंक को, ठीक है। तो इसलिए ये आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। अभी थोड़ा टर्म्स में अपन देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब एसेट्स इनसफिशिएंट है लाइबिलिटीज़ के, यानी कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई एसेट्स से, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में अपन यूज़ करते हैं वर्ड बैंकरप्सी, और कॉर्पोरेट के केस में अपन वर्ड यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, ठीक है। ये आईबीसी नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कि द कोड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि एसबीआई बैंक अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, पर इसका उल्टा एग्जांपल ले लो। जैसे कि रिलायंस ने
एसबीआई बैंक को 20,000 करोड़ का लोन दिया, ठीक है। रिलायंस ने एसबीआई को लोन दिया, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, एसबीआई बैंक लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या रिलायंस जा सकता है क्या उस अथॉरिटी के पास, यानी कि आईबीसी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी है बैंक्स पर, ठीक है, इन सब पर। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के केस में क्या, अगर एसेट साइज 500 करोड़ और मोर है तभी आईबीसी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो अथॉरिटी कौन होगी? कंपनी के केस में होगी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इंडिविजुअल के केस में होता है डीआरटी, पर अपने कोर्स में इंडिविजुअल का नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी का ही है। उसके बाद आता है इस अथॉरिटी के पास कौन कौन जा सकता है। एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकता है, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर जा सकता है, या फिर कॉर्पोरेट डेटर। रिलायंस खुद जा सकता है, ठीक है, एसबीआई बैंक जा सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन हो गए? मान लो रिलायंस को XYZ कंपनी ने सामान सप्लाई, XYZ कंपनी ने रिलायंस को रॉ मटेरियल सप्लाई करा था, ठीक है। अब रिलायंस क्या कर रहा है, XYZ कंपनी को रॉ मटेरियल का पेमेंट नहीं कर रहा, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जा सकते हैं इस अथॉरिटी के पास। एप्लीकेबिलिटी कब होगी? जब मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट होगा 1 करोड़, ठीक है। ये अपन ने देखा था मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 लाख तो एक्ट के अंदर दे रखा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से नॉट बी मोर देन 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ तक की लिमिट लगा सकती है। और नोटिफिकेशन आ गया था 2020 में, तब ये लिमिट हो गई थी, चेंज हो गई थी 1 करोड़, ठीक है। तो आज की तारीख में लिमिट है 1 करोड़, ठीक है। मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए 1 करोड़ का, तभी आईबीसी में जा सकते हैं, ठीक है। छोटे मोटे अमाउंट के लिए नहीं जा सकते। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर को जाना है तो वो डायरेक्ट जा सकते हैं इस अथॉरिटी के पास। ऑपरेशनल क्रेडिटर को जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकते इस अथॉरिटी के पास। ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक बार कॉर्पोरेट डेटा यानी कि रिलायंस के पास जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ रिलायंस का, ठीक है। बाकी दूसरे बैंक दूसरी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि एक्सवाईजेड को पहले अथॉरिटी के पास डायरेक्ट नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। पहले रिलायंस के पास जाना पड़ेगा। रिलायंस 10 दिन के अंदर जवाब देगी क्या कंपनी के अंदर डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट नहीं होगा तो कंपनी लोन का रिपेमेंट कर देगी। अगर ये दो चीज़ें हैं तो फिर XYZ कंपनी इस अथॉरिटी के पास नहीं जा सकती। और अगर ये दोनों कंडीशन ही नहीं है और 10 दिन भी पूरे हो चुके हैं तो फिर XYZ कंपनी अथॉरिटी के पास जा सकती है कि उसका रिपेमेंट कर दो, ठीक है। और कॉर्पोरेट डेटर रिलायंस कंपनी चाहती कि नहीं, अब हम कंपनी नहीं चला सकते हैं, ठीक है, इतने कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं बचा कि हम चलाएं, और लोन भी रिपेमेंट होना बाकी है, तो खुद से भी जा सकती है रिलायंस कंपनी इस अथॉरिटी के पास। कौन कौन पर्सनस नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। मान लो कॉर्पोरेट डेटा अंडरगोइंग CRP, मान लो ये CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम पीरियड में और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि रिलायंस ने SBI बैंक का लोन रिपेमेंट नहीं करा, मान लो रिलायंस ने पंजाब नेशनल बैंक का भी लोन रिपेमेंट नहीं करा, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक के अलग से एप्लीकेशन देगा? एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वापस फिर नहीं स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है कॉर्पोरेट डेटा कम्प्लीटेड 12 मंथ प्रेसिडिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि मान लो अब ये CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, IBC एप्लीकेबल हो गया और उसके विद इन 12 मंथ्स के अंदर भी और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट डेटा वायलेटेड टर्म्स ऑफ रिसोल्यूशन प्लान, अब मान लो कि प्लान बन चुका है कि प्लान जनरली 180 डेज के अंदर बन जाना चाहिए। कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये देखता है कि जनरली वो प्लान को एक्सेप्ट करता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये देखता है कि 180 डेज के अंदर वो प्लान पूरा सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आने वाले सालों के अंदर, ठीक है, कंपनी उस तरीके से काम करेगी और कंपनी वैसे काम करेगी तो प्रॉफिटेबल बन जाएगी, ठीक है। ये पूरा CIRP का टाइम ड्यूरेशन है 180 डेज का, इसको एक्सटेंड करा जा सकता है सिर्फ एक बार 90 डेज के लिए, ठीक है। अगर इन्होंने टर्म्स ऑफ वायलेशन, ठीक है, टर्म्स का वायलेट करा रिसोल्यूशन प्लान का तो भी नहीं जा सकते। लिक्विडेशन ऑर्डर, ठीक है, मान लो रिलायंस कंपनी में इतना है ही नहीं कि वापस से रिसोल्यूशन प्लान, ठीक है, कंपनी का वापस से रिवाइवल करा जा सके, तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो उसके बाद वापस से नहीं जा सकते अब इस अथॉरिटी के पास। उसके बाद आता है कि अथॉरिटी की रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन या फिर एक्सेप्ट कर सकती है। अगर रिजेक्ट कर दी तो 7 दिन का टाइम मिलेगा, वापस आप करेक्शन कर दो, हो सकता है आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहेगा, इसकी वजह से रिजेक्ट हुई हो। एक्सेप्ट हो गया तो CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए 180 डेज के अंदर। या तो अब कंपनी के पास ऑप्शन है रीपे कर दे, या फिर लास्ट ऑप्शन बनेगा
कि अगर CIRP नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है 90 डेज के लिए। अथॉरिटी के पास अगर मान लो कंपनी में इतने ज़्यादा, रिलायंस कंपनी में इतने ज़्यादा केस चल रहे हैं, ठीक है, तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है एक्सटेंशन पीरियड, पर ये पूरा विद इन 330 डेज, यानी कि 330 डेज के बाद तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और इस दौरान एक और काम होता है, मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कोई भी पेंडिंग केस है तो वह एक बार रुक जाएगा जब तक ये पूरा 180 डेज का टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि इस दौरान इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करता है, वो पूरा पर्सन जो अपॉइंट होता है वो पूरा कंपनी की स्टडी करता है कि आने वाले साल में कंपनी कैसे काम करे ताकि वो प्रॉफिटेबल बने, इसलिए ये होता है। उसके बाद अगर प्लान क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है तो विद इन 14 डेज के अंदर IRP अपॉइंट होता है। IRP क्या होता है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो अपॉइंट होता है उसको बोलते हैं IRP, ठीक है, और जो मेजरली अपॉइंट होता है उसको बोलते हैं RP, ठीक है। तो यहाँ विद इन एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो एक बार IRP अपॉइंट होता है। IRP क्या करता है, पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। IRP की पूरी फुल फॉर्म होती है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेसर, ठीक है। ये क्या करता है, विद इन 30 डेज के अंदर जिन 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 लोगों का कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने, जैसे कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक और भी किसी का लोन रिपेमेंट नहीं करा, तो उसके पास 30 डेज है, वो पूरा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए, इकट्ठा करे कि किन किन लोगों का लोन रिपेमेंट बाकी है, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, इनकी एक कमेटी बन जाएगी, विद इन 7 डेज RP अपॉइंट होगा, ठीक है। RP कैसे अपॉइंट होता है, इसके लिए वोट होता है, ठीक है, 66% वोट मिलने चाहिए तभी जाके वो पर्सन RP बन पाएगा, ठीक है। 3% है तो तीनों के लिए ये लोग वोट करेंगे क्रेडिटर्स, और जिसको भी 66% मिनिमम मिले या फिर उससे ज़्यादा मिले, हाईएस्ट मिले, वो जीत जाएगा। मिनिमम 66% तो मिलना ही चाहिए। फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से प्लान सबमिट कर दें RP को, ठीक है। फिर RP क्या करता है, रिसोल्यूशन प्लान रखता है मीटिंग के अंदर, ठीक है, और वो मीटिंग के अंदर वो प्लान रखता है, ठीक है, सारे प्लान रखता है, और जिस भी प्लान को वापिस से वोटिंग होते हैं, जिस भी प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% या उससे ज़्यादा वोट देते हैं वो प्लान एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। पर एप्लीकेबल होने से पहले इन्होंने तो अप्रूव कर दिया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने तो, ठीक है, वोट मिल गए, पर एक बार वो अथॉरिटी के पास भी जाता है, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, यानी कि जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई करा वो लोग मीटिंग के अंदर वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है तो सिर्फ वही वोट करेंगे, इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर वोट नहीं कर सकते। और अगर मान लो कंपनी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं तो फिर क्या होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर जितने लोग होंगे वो लोग आएंगे, मैक्सिमम 18 लोग आ सकते हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय होगा, ठीक है। अगर एक्सटेंड करना है आपको 90 डेज के लिए तो भी आपको वोट करना पड़ेगा, 66% मेजॉरिटी के साथ ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। ये एक बार अपन देख लेते हैं इसका पूरा साइकिल, पर जब तक आप देख लो यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, ठीक है, एक बार 1 मिनट का ब्रेक ले लो, जब तक आपको कोई डाउट है वो आप देख सकते हो यहाँ तक। उसके बाद अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी उस अथॉरिटी को तो कैसे काम होगा, वो अथॉरिटी विद इन 14 डेज के अंदर ऑर्डर पास करेगी, या तो एडमिट हो जाएगी एप्लीकेशन या रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट हो जाएगी तो 7 दिन आपको टाइम मिलेगा, आप उसमें करेक्शन कर दो। अगर एडमिट हो जाती है तो CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। CIRP प्रोसेस के स्टार्ट होने के विद इन 7 डेज कम्युनिकेट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटा। कॉर्पोरेट डेटा यानी कि कंपनी, रिलायंस कंपनी, ठीक है, अपने एग्जाम्पल में।
और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी अथॉरिटी को तो क्या होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको डिमांडिंग रीपेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट प्लस इनवॉइस, उसको सारे बिल एक बार कंपनी को देने पड़ेंगे। और कंपनी क्या करेगी, उसके पास 10 दिन का टाइम है, या तो वो बोल दे कि हमारे बीच डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए हमने रीपेमेंट नहीं करा, या फिर वो पेमेंट कर दे। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ है तो अथॉरिटी के पास ऑपरेशनल क्रेडिटर, यानी कि अपने एग्जांपल में देखें तो XYZ कंपनी नहीं जा सकती अथॉरिटी के पास। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं और फिर भी रीपेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, 10 दिन भी निकल चुके हैं, तो वो अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी एप्लीकेशन। विद इन 14 डेज़ के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगी और उसमें ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन पूरी होनी चाहिए, हाँ पेमेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो वो एडमिट करेगा। अगर पेमेंट हो गया फिर XYZ कंपनी क्यों आएगी, नोटिस फॉर पेमेंट डिलीवर्ड, एक बार ये नोटिस देना पड़ेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को, कॉर्पोरेट डेटा को, ठीक है। डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई पेंडिंग केस पहले से ही नहीं चलना चाहिए। अगर उनके बीच में पहले से डिस्प्यूट है तो फिर अथॉरिटी बीच में दखल अंदाज नहीं करेगी, ठीक है। ये अपना जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, रिलायंस का, बाकी ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर कॉर्पोरेट डेटा कंपनी खुद जाती है तो कैसे काम होगा, रिलायंस कंपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगी अथॉरिटी को और अथॉरिटी विद इन 14 डेज ऑर्डर पास करेगी। अगर एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर एप्लीकेशन जब रिलायंस कंपनी खुद एप्लीकेशन देगी तो साथ में और चीज़ें भी होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा अथॉरिटी को, डिसोल्यूशन प्रोफेशनल कौन उनके अंदाज में लगता है कि ये कंपनी को चलाना चाहिए उसका नाम देना पड़ेगा, स्पेशल रिसोल्यूशन पास हो जाना चाहिए, या फिर रिसोल्यूशन पास पे एटलीस्ट 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, मेजॉरिटी 3/4 नंबर ऑफ पार्टनर साइन करेंगे तभी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस के एक डायरेक्टर ने बोल दिया कि हमको जाना चाहिए, एक ने नहीं बोल रहा, ठीक है। मेजॉरिटी होनी चाहिए 3/4 की, या फिर स्पेशल रिसोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और ये अपन ने देखा था कि वोटिंग शेयर होता है 66%। अब किस बेसिस पर होता है, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल डेब्ट, यानी कि जिस भी क्रेडिटर का जितना लोन बकाया है, ठीक है। जैसे कि रिलायंस ने SBI बैंक का लोन रिपेमेंट नहीं करा, अब एक का SBI बैंक का तो था 20,000 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक का था 100 करोड़, तो उनको उसी बेसिस पर शेयर्स एलोकेट होंगे और वो उसी बेसिस पर वोटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1% को 1 वोट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हो तो कम से कम 90% वोटिंग शेयर होने चाहिए, ठीक है, विथ अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, तभी एप्लीकेशन विड्रॉ करी जा सकती है, ठीक है। मॉरेटोरियम पीरियड प्रोहिबिट्स ऑल एक्ट्स, मॉरेटोरियम पीरियड यानी कि इस पीरियड में और चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर लेसर, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में ओनर या लेसर है वो कंपनी से कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता, कंपनी पर कोई भी नया केस नहीं चल सकता, ठीक है। कंपनी कोई भी एसेट सेल नहीं कर सकती, या फिर कोई पेंडिंग केस है उसको भी क्लोज नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने देखा था रिसोल्यूशन प्रोफेशनल चाहे तो वो कंपनी के जितना नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल क्लेम्स एडमिटेड, मान लो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का टोटल क्लेम्स आ गया 1000 करोड़, तो उसका 1000 करोड़ का 10% हो गया 100 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ से ज़्यादा रिसोल्यूशन प्रोफेशनल खुद से कंपनी की प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि अपन ने देखा था ना, अब RP चलाएगा, डायरेक्टर की जाएगी कंपनी को, तो वो इतना इससे ज़्यादा का सेल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद उससे ज़्यादा का कुछ सेल करना है तो उसको एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये अपन ने देखा था IRP को पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है विद इन 3 डेज, जिस दिन वो अपॉइंट होता है IRP, और इसका एक्सपेंसेस देंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है क्रेडिटर लोगों को वो अपना प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। IRP वेरीफाई करेगा विद इन 7 डेज़ के अंदर जो भी क्लेम होंगे, और वेरीफाई करने के विद इन 2 डेज़ वो रिपोर्ट कर देगा अथॉरिटी के पास कि पूरी फाइल बना के, ठीक है। और जिस क्रेडिटर ने प्रूफ सबमिट नहीं करा और वो बाद में आता है, तो जिस दिन CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके विद इन 90 डेज़ का, यानी कि 3 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद कोई क्रेडिटर आता है कि नहीं हमारा भी रिलायंस कंपनी पर ये डेट बाकी था, रिलायंस ने हमारा रिपेमेंट नहीं करा, 90 डे का आपके पास टाइम पीरियड है, कोई भी क्रेडिट आ सकता है, उसके बाद नहीं माना जाएगा, उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ रिप्लेस ऑफ IRP, ठीक है। अब होता क्या है,
अब IRP अपॉइंट होता है, ठीक है, तो वो तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद तो जो मेन काम करता है वो तो RP होता है, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन होता है कि IRP की पोजीशन ले ले, ठीक है, या फिर RP और कोई बन जाए, ठीक है, फिर IRP का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, RP कोई और जना बन जाएगा। तो अगर IRP कोई और बनना चाहता है तो क्या होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, तो अथॉरिटी को देंगे और अथॉरिटी को बोर्ड देगा, ठीक है, IBBI बोर्ड होता है, ठीक है, और वो बोर्ड कंफर्म कर देगा विद इन 10 डेज के अंदर जो भी RP बनना चाहिए। और अगर 10 डेज के कोई भी कंफर्मेशन नहीं आता तो यह एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, IRP को RP बना सकता है, ठीक है। और फीस में इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो इसकी फ़ीस में कोई दिक्कत है, फीस इसको पूरी मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई रिलेटेड पार्टी है तो उसको राइट ऑफ वोटिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ COC मीटिंग, ठीक है, तो मीटिंग जो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की होगी वो RP कंडक्ट करेगा टाइम टाइम पर। और ये लोग वोट नहीं कर सकते, दो जने वोट नहीं कर सकते, एक तो कंपनी के जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनका 10% है, इफ ड्यूज इज 10% और मोर ऑफ डेब्ट, ठीक है, वो तो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, पर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का चाहे कितना भी ड्यू हो वो लोग वोट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मान लो RP का अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है, खूब डिले हो जाता है, तो IRP क्या करेगा, RP का काम शुरू कर देगा विद इन 40 डे ऑफ CIRP, यानी कि जिस दिन CIRP प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके विद इन 40 डेज फ्रॉम 40th डे ऑनवर्ड्स वो खुद ही काम करने लग जाएगा। कोई नया RP नहीं आया और कोई उस बारे में कोई न्यूज़ भी नहीं चल रही कि ये आएगा, ठीक है। मीटिंग ऑफ कमेटी, ठीक है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग RP करता है, ठीक है। और अगर कोई मेंबर ऑफ कमेटी चाहता है कि मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए तो कम से कम वो 33% वोटिंग राइट्स होंगे तभी मीटिंग कंडक्ट होगी। नोटिस RP देगा राइटिंग के अंदर, टाइम पीरियड एटलीस्ट कम से कम 5 दिन पहले तो इन्फॉर्म करना ही है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड 24 आवर्स तक रिड्यूस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कमेटी चाहे तो उसको नॉट लेस देन 48 आवर्स तक और रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, अगर कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो, ठीक है। अब ये पूरा फ्लो चार्ट है, आखिर पूरा अपन ने देखा था कोड एक जनरली प्रोसीजर है, तो अब कैसे प्रोसीजर होता है अब अपन यहाँ समझेंगे। एप्लीकेशन है, अथॉरिटी के पास 3 जने दे सकते हैं इसको एप्लीकेशन, अथॉरिटी को। अथॉरिटी क्या करेगी, विद इन 14 डेज या तो एडमिट कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। एडमिट कर दी एप्लीकेशन तो कमेंसमेंट ऑफ CIRP क्या होता है, 180 डेज का टाइम पीरियड होता है। इसमें कंपनी का प्लान बनता है कि कंपनी आने वाले सालों के अंदर कैसे काम करेगी, ठीक है, ताकि वो प्रॉफिटेबल बन जाए। प्रॉफिटेबल बन के लोग जो भी बाकी बैंक क्रेडिटर्स थे उनका लोन रिपेमेंट हो जाए, ठीक है। अब जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई इसके विद इन 7 डेज कम्युनिकेट टू क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, उनको बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, ठीक है। और उसके जिस दिन एडमिट हुई एप्लीकेशन उसके विद इन 14 डेज एक टेम्परेरी तौर पर एक प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है, वो सब काम हैंडल करेगा। वो क्या करेगा, विद इन 3 डेज जिस दिन वो अपॉइंट हुआ उसके विद इन 3 डेज वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि आप, और जिस दिन IRP अपॉइंट होगा उसके विद इन 30 डेज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का इकट्ठा हो जाना चाहिए, ठीक है, जिन जिन लोगों का बकाया है कंपनी पर, ठीक है, यानी कि रिलायंस कंपनी ने जिन जिन लोगों के पैसे नहीं दिए तो उन सब का कमेटी बन जाएगा। ये कमेटी क्या करेगी, 7 दिन के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट करेगी, उसमें डिसाइड करेगी कि जो भी IRP चल रहा है वो RP बन सकता है या फिर किसी और को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे ये लोग, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि सारे बैंक जो भी क्रेडिटर्स है वो अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं कि उनको लगता है कि हमारे हिसाब से कंपनी इस तरीके से काम करेगी तो और अच्छा रहेगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी हमारी। तो सब जने अपना अपना प्लान बना सकते हैं और जिस भी प्लान को फिर RP क्या करेगा, RP इनके प्लान को देखेगा और मीटिंग रखेगा। उसके अंदर मीटिंग में जो भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर जिसको भी 66% या उससे ज़्यादा वोटिंग देते हैं वो जना वो प्लान्स अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लान अप्रूव होने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लान को सबमिट
उनके पास चला जाएगा। फिर वो अथॉरिटी NCLT है या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो लगता है कि उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लग रहा है नहीं ये प्लान ही बेकार है, कंपनी नहीं चल पाएगी, तो फिर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट होता है। तो पावर्स ऑफ IRP अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ज़्यादा इतना रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद आता है रिसोल्यूशन प्लान, ठीक है, वो अपन ने देख लिया, कम से कम 66% मिलने चाहिए, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो लिक्विडेशन होगा, ठीक है। अप्रूव होता है तो इम्प्लीमेंट करा जाएगा वो प्लान को, ठीक है। एक प्लान सबमिट होता है तो उसको वही बता रखा 66% तो मिनिमम मिलने चाहिए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा भी प्लान आए तो 66% तो मिनिमम मिलने चाहिए, इससे ज़्यादा मिलते हैं। मान लो 2 प्लान सबमिट हुए, दोनों को 66% से ज़्यादा मिल गए, तो जिस प्लान को ज़्यादा मिलेंगे वो माना जाएगा। मिनिमम 66% तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद आता है लायबिलिटीज़ फॉर प्रीवियस ऑफेंसेस, यानी कि अगर रिसोल्यूशन प्लान सबमिट हो गया तो कॉर्पोरेट डेटा यानी कि कंपनी की जो भी लायबिलिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पर इस दौरान जो भी ऑफिसर थे उनकी जो गलती रहेगी उनकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। वो अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था क्वारम, सेम जैसा हमने कंपनी सेट में देखा था वैसे ही यहाँ भी होता है। अगर क्वारम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है नेक्स्ट डे पर, सेम प्लेस सेम टाइम पर, ठीक है। आरपी कुछ काम नहीं कर सकता विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये क्यों लाए? क्योंकि अगर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल ने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो कंपनी वाइंड अप की सिचुएशन पे पहुंच जाएगी, इसलिए एक बार फिर इनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए इनकी एक बार परमिशन लेनी ज़रूरी है, ठीक है। और परमिशन कब मिलेगी? जब 66% मिनिमम वोट मिलेंगे, ठीक है। काम जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना, इक्विटी डेब्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, कंपनी के मेमोरेंडम को चेंज करना, ठीक है। चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है। अपना काम आरपी चाहता है कि वो अपनी डेलीगेट करना चाहता है अथॉरिटी को किसी और को, तो भी करना पड़ेगा। ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट है उसमें कोई चेंज करना चाहता है तो भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन करना चाहता है थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो भी उसको एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। या पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। मेन वो पूरा प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेन ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब तो एक बार आप रीड करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर रिसोल्यूशन एप्लीकेंट, यानी कि कौन कौन से क्रेडिटर्स प्लान सबमिट नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग जो खुद ही डिफ़ॉल्टर है या इंसॉल्वेंट है वो लोग प्लान सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्रेडिटर्स लोग प्लान सबमिट करेंगे, प्लान का जाएगा आरपी के पास, आरपी क्या करेगा, मीटिंग कंडक्ट करेगा, उसमें वो उस प्लान को रखेगा और जिस पे प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% या उससे ज़्यादा वोट देंगे तो वो प्लान सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर वो डिफ़ॉल्टर है तो वो प्लान सबमिट नहीं कर सकता। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लिक्विडेशन प्रोसेस। अब अगर प्लान रिजेक्ट हो गया या तो CIRP प्रोसेस फेल हो गया, ठीक है, 180 डेज में जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया, ठीक है। या फिर कोई प्लान मिला ही नहीं, ठीक है, कोई प्लान अच्छा लगा ही नहीं, जो प्लान बनाया उसको रिजेक्ट कर दिया, 66% वोट ही नहीं मिले, या फिर अथॉरिटी ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है? लिक्विडेशन का, ठीक है। तो लिक्विडेशन के लिए अनाउंसमेंट करी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक टॉपिक और आता है, ठीक है, जो मैंने छोड़ा था, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान। इस दौरान अगर रिसोल्यूशन प्लान का नॉन सबमिशन होता है, ठीक है, जनरली विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट डेट रिसोल्यूशन प्लान सबमिट हो जाना चाहिए। भाई अगर सबमिट नहीं होता तो फिर अथॉरिटी पास कर सकती है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का, ठीक है। पर इस दौरान IRP या फिर RP को एक काम और करना है, उसको फॉर्म सबमिट करना रहेगा CIRP 1 से लेकर 6 तक विद इन 7 डेज ऑफ कम्प्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी, यानी कि ये 5 काम हो गए, उसके विद इन 7 डेज के अंदर ये फॉर्म भरना है, ठीक है। और CIRP 7 एक को फॉर्म भरना है अगर ये 5 काम नहीं हुए तो, ठीक है। ये फॉर्म कब भरने हैं? जब ये 5 काम हो गए उसके विद इन 7 डेज के अंदर, और अगर ये 5 काम नहीं हुए तो फॉर्म CIRP 7 भरना है, ठीक है। कब भरना है उसके लिए या टाइम पीरियड दे रखा है। पहला, पब्लिक अनाउंसमेंट नॉट मेड बाय T+3 डेज। अपन ने देखा था कि IRP जिस दिन अपॉइंट होता है इसके विद इन 3 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए,
पर अगर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होती है तो CIRP 7 भरा जाएगा। ये 3 दिन निकल चुके हैं, अब उसके पास 3 दिन और है कि 3 दिन और किसके लिए, ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और अगर नहीं भरा तो उसके विद इन 30 डेज, यानी कि डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म CIRP 7 फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि मान लो आपका इरादा है ही नहीं पब्लिक अनाउंसमेंट करने का, ठीक है, आपका 6 महीने तक करने का इरादा नहीं है पब्लिक अनाउंसमेंट। जनरली तो 3 दिन के अंदर होना चाहिए, पर आपने 3 दिन के अंदर नहीं करा तो आपको पहली बार ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जिस दिन ये 3 दिन ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, उसके विद इन 3 डेज ये फॉर्म भरना है, ठीक है। और जिस दिन आपने पहली बार भरा हो, इन तीनों में से पहली बार भरा हो, ठीक है, या फिर उसके बाद भरा हो, तो जिस दिन आपने भरा हो उस तारीख को नोट कर लेना। मान लो 17 तारीख को भरा, तो अब 17 + 30 डे, फिर उसके बाद यानी कि हर 30 डे के गैप से आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। जब तक आप नहीं भरते हो तब तक भरते ही जाना है, हर 30 डेज के गैप से। जिस दिन आपने पहली बार भरा उसके हर 30 डे में आपको भरना है। या फिर आपने अपॉइंटमेंट ऑफ RP इज नॉट मेड बाय T+30 डे, या फिर रिसोल्यूशन प्रोफेशनली अपॉइंट नहीं हुआ, सेवा भी कंपनी में IRP चल रहा है, तो जनरली अपन ने देखा था 30 डेज के अंदर RP अपॉइंट हो जाना चाहिए, पर अगर RP अपॉइंट नहीं हुआ तो भी एक काम करना है, सेम टाइम लिमिटेड। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नॉट इशूड विद इन 92 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू नहीं हुआ विद इन 92 डेज के अंदर इशू हो जाना चाहिए जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करी हो। RFRP नॉट इशूड विद इन 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, जिस दिन आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू कराओ उसके विद इन 90 डेज ही हो जाना चाहिए RFRP, ठीक है। CIRP नॉट कम्प्लीटेड बाय T+180 डेट, टी कौन सा, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यानी कि जिस दिन एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, उसके अपन ने देखा था ना विद इन 180 डेज CIRP का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो भी ये फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो अभी तक, बाकी अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो। ये अपना पूरा रिवीजन तो ख़त्म हो गया, पर अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं ICAI मॉड्यूल के MCQ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपन ने जो भी करे वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला अपन देख लेते हैं इसमें से MCQ। 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद अपन ले लेते हैं MCQ पर। तो अपने लिए जो जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, ठीक है, असल में इसमें क्या हुआ, IBC एक्ट में आपके सारे सेक्शन मॉड्यूल में कवर हुए नहीं है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन अपने लिए रिलेवेंट होंगे वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो इसके आगे के सेक्शन है ना वो सेट C में डाल रखे हैं, ठीक है। तो सारे MCQ अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, जो जो रिलेवेंट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Akansha Plastic Limited, having registered office at Punjab, was formed in the year 2005. On 31st March 21, its paid up share capital was 5 crore. Amount due from debtors rupees 4 crore. Secured loans obtained rupees 6 crore. Amount due to creditors rupees 3 crore. The performance of a company decreased sharply due to stiff competition, wrong planning and mismanagement, and it came on the verge of insolvency. Choose from the following as to who is the corporate debtor. अपन ने, मैंने आपको एग्जांपल कई बार दिया है, जैसे कि कॉर्पोरेट डेटा अपने एग्जांपल में तो था रिलायंस, ठीक है, यानी कि जिस कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, जो जिस कंपनी की हालत ख़राब है उसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर। तो यहाँ अपन देख लेते हैं कौन सी कंपनी की हालत ख़राब है। तो यहाँ आपको दे रखा है आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ लिख रखा है द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी डिक्रीज शार्पली, ठीक है। और ये किसके बारे में बात हो रही है, आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है।
उसके बाद अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। रूबी पेटल्स लिमिटेड, अ स्मॉल कंपनी, फाइल्स एन एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी स्टेटिंग दैट फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट इट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन 90 days, ठीक है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एनसीएलटी ऑर्डर्स टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ सच प्रोसेस बाय 30 days। अपन ने देखा था कि भैया सिर्फ 90 days का एक्सटेंशन सिर्फ एक बार ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। पर यहाँ क्या हुआ, 30 days का और एक्सटेंशन हो गया। However, Ruby Petals Limited again initiates an application for further extension by another 10 days। तो अपन ने देखा था कि NCLT cannot extend the period of fast track resolution process by another 10 days since such extension cannot be granted more than once। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो 180 days के बाद एक्सटेंशन मिलता है वो सिर्फ एक बार ही मिलता है 90 days का, ठीक है, उसके बाद नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। MH Services Limited was admitted in the CIRP under Section 7. The resolution professional Mr. Somesh, after his appointment, conducted a meeting of committee of creditors, but the same was adjourned due to lack of quorum. At the appointed date when the adjourned meeting was resumed, a resolution was passed representing 51% of voting rights for liquidation. Before the completion of CIRP, you as a qualified CA comprising the team of RP are required to advise whether the resolution of liquidation passed by certain members of COC representing 51% of voting rights is valid or not। तो आपको बताना है क्या ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द resolution of liquidation of MS Service Limited passed by certain members of COC representing 51% is not valid since the resolution has not been approved by minimum 66% of voting rights of creditors। तो आपने ध्यान से एक बात देखी हो तो अपने कहीं भी 51% की लिमिट नहीं आई हो, जहाँ पे अपन ने देखी वहाँ 66% की लिमिट आई है, ठीक है। और 90% की लिमिट कहाँ थी, जब विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं एप्लीकेशन तब आती है 90% की लिमिट। अदरवाइज अपन ने हर जगह 66% की लिमिट ही देखी है, ठीक है। तो ये अपना मॉड्यूल MCQ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो अपने लिए रिलीवेंट नहीं है, ठीक है, वो रिलीवेंट इसके अलावा MCQ आगे के सेक्शन के लिए दे रखे हैं, ठीक है। और आगे के सेक्शन यहाँ अपन को दे नहीं रखे, अपने कोर्स में सेक्शन 33 तक ही है, ठीक है। उसके आगे भी एक्ट के अंदर तो सेक्शन है पर वो अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर, ठीक है, सिक्योरिटीज़ वाला अपन से भी एक्ट अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।